गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम जो होमवर्क दिया था वो कंप्लीट हो गया है? उसमें कुछ डाउट है क्या? बताओ फिर क्या क्या डाउट है, पहले वो कर लेते हैं फिर आगे पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1 से भी दिया था ना लास्ट होमवर्क? हाँ दिया था शायद। एक्सरसाइज 1 का 55। 55 में देखो क्या बोला गया है। विच ऑफ द सेट्स गिवन बिलो मे रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर्स एडिंग टू जीरो। आपको बोला गया है कि इनमें से कौन से वेक्टर्स ऐड करने पे जीरो मिल सकता है। 3 वेक्टर ऐड करके जीरो कैसे मिल सकता है? मान लो 2, 4 और 8 ऐसे हैं, तो क्या ये ट्रायंगल बना करके जीरो हो सकते हैं? 3 वेक्टर एक ट्रायंगल बना के जीरो हो सकते हैं क्या? अगर 3 वेक्टर एक ट्रायंगल बना दें तो जीरो हो जाएगा ना। लेकिन ट्रायंगल के लिए क्या होता है, कोई भी दो साइड का सम, ट्रायंगल में कोई भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 और 4, इस दोनों का सम क्या 8 से बड़ा हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है ना। तो ट्रायंगल तो बन नहीं पाएगा। क्या ये दोनों मिलकर ट्रायंगल बना पा रहे हैं? समझ आ रहा है बच्चों? तो नहीं हो पाएगा। दो तरीके से सोचना है ना, एक तो क्या ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल नहीं बन रहा है। दूसरा तरीका कि इनका क्या एक लाइन में लग रहे हैं। कोई ऐसा हो कि भाई एक लाइन में इधर को मान लो 8 न्यूटन का फोर्स है, इधर 2 न्यूटन का और 4 न्यूटन का। ये एक लाइन में 2 और 4 8 को कैंसिल कर दें तो वो भी नहीं हो पा रहा है ना। 8 वाले को 2 और 4 मिलकर भी कैंसिल नहीं कर पाएंगे, तो एक लाइन में भी नहीं लग रहे हैं। मतलब एक लाइन में भी लगेंगे तो भी जीरो नहीं हो पाएगा। या तो ट्रायंगल बने या एक लाइन में बड़ा वाला फोर्स इधर और छोटे वाले दोनों अपोजिट में और मिलकर वो जीरो कर दें। दो ही पॉसिबिलिटी है ना, ऐसे ही जीरो हो सकता है। तो दोनों पे पॉसिबिलिटी ए ऑप्शन में नहीं हो पाया, बी ऑप्शन में चेक करते हैं। बी ऑप्शन में 4 8 12। 4 8 12 में अगर 12 वाले को इधर लगाएं और 4 और 8 को इधर लगाएं तो 4 और 8 मिलके 12 बन जाएंगे, इधर 12, तो एक लाइन में लगेंगे तो ये जीरो हो जाएंगे। ट्रायंगल तो बनेगा नहीं क्योंकि 4 और 8 का सम 12 है, इक्वल है, ग्रेटर होना चाहिए ना ट्रायंगल बनने के लिए। तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, लेकिन एक लाइन में लग के ये जीरो हो सकते हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही आप बाकी ऑप्शन सोच सकते हो। कुछ समझ आया बच्चों को क्या बोल रहा है? बी ऑप्शन यहाँ पे हो जा रहा है। नेक्स्ट बताओ। 58, 50, 50 देख लो एक बार, स्टेटमेंट है वो। 50 में देखो क्या बोला गया है, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट ना। पहला ऑप्शन क्या है, पहला स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिक करंट इज ए वेक्टर बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हमने देखा हुआ है ना कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर एडिशन फॉलो करता है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हुआ ना, क्योंकि उसमें स्केलर बोला गया है, बट है क्या वो वेक्टर। सॉरी, वेक्टर बोला गया और है क्या स्केलर, तो ये गलत स्टेटमेंट है ना। और हमें फॉल्स ही बताना है, तो अपना पहला ऑप्शन हो जाएगा ना, फॉल्स बताना है और फॉल्स है वो। दूसरा ऑप्शन देखो क्या है, टाइम इज ए वेक्टर, टाइम भी स्केलर है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। टाइम को बोला गया है कि
वेक्टर है, लेकिन वो तो स्केलर है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, तो ये भी होना चाहिए। थर्ड में है कि जो भी क्वांटिटी है जिनमें भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो वेक्टर है। तो ऐसा कहाँ है? इलेक्ट्रिक करंट देखा ना आपने कि मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, फिर भी वेक्टर नहीं है ना। वेक्टर होने के लिए तीन कंडीशन होती हैं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर एडिशन लॉ। तीनों चीजें फॉलो होंगी तभी वो वेक्टर है ना। ओम याद है? तीन चीजें होती थी वेक्टर के लिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, और वेक्टर का जो एडिशन लॉ है वो भी फॉलो होना चाहिए। बट यहाँ पे तो एडिशन लॉ फॉलो नहीं होते ना, कुछ क्वांटिटी नहीं फॉलो करते, तो तीसरा वाला भी फॉल्स है स्टेटमेंट। तो इसका मतलब सारे फॉल्स हैं, तो फिर डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला कौन सा था? 53। 53 अभी नहीं करना था, ये तो रिजॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, ये छोड़ दो, ये गलती से यहाँ पर दिया हुआ है। नहीं, ये अभी रिजॉल्व करेंगे, उसमें पढ़ेंगे ना 53। मानसी अब रुक जाए 1 मिनट, पहले एक्सरसाइज 1 का कर लेते हैं, फिर उसका इंटेक्स का देखते हैं। बच्चों पहले एक्सरसाइज का अब स्टार्ट हो गया है, तो ये कर लेते हैं, फिर उधर देखते हैं। 58 करना है अगला। 58 देखो, let angle between two non-zero vectors a and b be 120 degree and its resultant is c, then c must be equal to। देखो आपको ये बोला गया कि दो वेक्टर हैं और उनके बीच में एंगल 120 डिग्री है। तो और रिजल्टेंट को c बोला गया, तो c इक्वल टू आप कैसे निकालोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 120। cos 120 कितना होता है? -1/2 होता है ना। तो ये कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि ये बड़ी क्वांटिटी है या ये बड़ी क्वांटिटी है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इन दोनों में कौन सा बड़ा है? ये वाला टर्म बड़ा है या ये वाला टर्म बड़ा है? नहीं, ये वाला टर्म बड़ा है ना, माइनस ए बी वाला। जिसमें कम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो बड़ा होगा ना, इसमें ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो पहला वाला बड़ा है। पहला वाला मतलब कौन सा? रिजल्टेंट सी है ना, सी बड़ा है। सी किससे बड़ा है? इसको आप क्या लिखोगे? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब इसको आप लिखोगे ए माइनस बी का, बाहर आएगा तो मॉड लगा दोगे ना, क्योंकि आपको बस मैग्नीट्यूड देखना है ना। अंडर रूट से जब बाहर आएगा तो बस मैग्नीट्यूड देखता है। तो सी आपका क्या है? मस्ट बी ग्रेटर देन ए माइनस बी होना चाहिए। समझ आ रहा है बच्चों? यहाँ पे ये मस्ट ग्रेटर देन ये है ना। समझा बच्चों सभी को? ये तो रिजल्टेंट वेक्टर था सी, तो सी इससे तो ग्रेटर है ना। ऑप्शन में बी दिया है। नहीं नहीं नहीं, उसको करेक्शन करो ना, सी करो उसको। ये दिख रहा है ना कि ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो इसको रिजल्टेंट बोलोगे ना। सी, सी करो उसको, मस्ट बी ग्रेटर देन ए माइनस बी। नेक्स्ट बताओ। 60। 60 देखते हैं पहले। अब है बॉन्डे, इसमें क्या एक्सप्लेन करने जैसा है? देख, इसमें बोला गया कि दो वेक्टर थे ए और बी और उनके बीच का एंगल है 120, तो उसका रिजल्टेंट निकाला।
और रिजल्टेंट को बोला गया कि वो सी है, उनका रिजल्टेंट का क्या नाम दिया गया है, सी। तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। cos 60 डिग्री 120 डिग्री कितना होता है, -1/2। तो ये ऐसे आ जाएगा। फिर मैंने सोचा कि ये वाला बड़ा होगा या ये वाला क्वांटिटी बड़ा होगा। अगर यहाँ पे 2 लगा दूं तो वो 2 जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ना, तो वो छोटा हो जाएगा ना। -2ab जब सब्ट्रैक्ट होगा, एक जगह -ab सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एक जगह -2ab सब्ट्रैक्ट हो रहा है। जितना बड़ी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करूंगा रिजल्ट उतना छोटा हो जाएगा ना। अब ये तो हमारा रिजल्टेंट सी वेक्टर था, और इसको क्या बोलूंगा मैं, इसको क्या बोलूंगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर इसको बाहर निकाल लूंगा। यहाँ पर अंडर रूट के अंदर हमेशा ये पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए ना, तो इसलिए जब बाहर आया तो मैंने ये सोचा कि ये पॉजिटिव था अंदर, तो उस हिसाब से मॉड लगा के लिखा हुआ है। 60 करें। 60 में देखो क्या बोला गया है, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड हैव एन एक्यूट एंगल बिटवीन देम। देखो अगर आपको बोला जाए कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, और उनको अगर आप परपेंडिकुलर भी है और उनको ऐड करो, तो अगर मैं पैरेललोग्राम से ऐड करूंगा दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के परपेंडिकुलर, तो ये पैरेललोग्राम कैसा रहेगा, इसका ये दोनों साइड बोला गया इक्वल है, दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और परपेंडिकुलर भी हैं, तो ये पैरेललोग्राम क्या बना, स्क्वायर बना ना। दोनों साइड भी इक्वल है और एंगल भी 90 डिग्री है, तो स्क्वायर बना। अब स्क्वायर में आपको पता है कि जो यहां से जाएगा, जो यहां से जाएगा टेल से जो डायगोनल जाता है वो क्या बताता है, तो ये वाला डायगोनल क्या बताएगा बच्चों, सम या डिफरेंस, सम बताएगा ना। ये वाला हमारा जो डायगोनल होगा वो सम बताएगा, और दूसरा वाला जो डायगोनल होगा वो ये क्या बताएगा, डिफरेंस। और अगर हमने डिफरेंस का जो है हेड ए की साइड रखा है तो ये a माइनस बी बताएगा। अब आपको पता है कि भाई एक स्क्वायर में डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं अनइक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं ना। और इनके बीच में एंगल कितना बनता है, ये 45 है, ये 45 है, तो इनके बीच का ये एंगल कितना होगा, 90 ना। ये आप बोल सकते हो इनके बीच का एक्टर है ना, एंगल है ना। ये समझो इधर को ये जा रहा है और ये इधर को जा रहा है, दोनों के टेल आप यहाँ मान सकते हो, ये दोनों के बीच का एंगल है ना। एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इनके बीच का यही होगा ना एंगल, 90 डिग्री। तो अब इसके अकॉर्डिंग आंसर करो 60 वाले में। तो ए ऑप्शन देखो क्या बोला गया है कि जो सम और डिफरेंस होंगे इक्वल लेंथ के होंगे और हैव एन एक्यूट एंगल बिटवीन देम। एक्यूट कब होता है, जब 90 से कम होता है ना। तो डी ऑप्शन अच्छा बोल रहे हो, ऑल्सो परपेंडिकुलर एंड ऑफ इक्वल लेंथ, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अरे ट्रायंगल लेके क्यों करूं, जब इस पैरेललोग्राम से समझ आएगा तो ट्रायंगल लेके कैसे करेंगे। दो अलग अलग डायग्राम में समझने से अच्छा है कि पैरेललोग्राम में समझो। नेक्स्ट बताओ। 63। 63 फिर देखो सेम ही क्वेश्चन है। 63 में आपको बोला गया है
तू पैरेललोग्राम लेके कर सिद्धि। 63 में देखो क्या है, हमें दो वेक्टर को जब सब्ट्रैक्ट किया तो वो हमें उसका रिजल्ट कितना मिल रहा है, a माइनस बी। और जब हम ऐड कर रहे हैं तो और उनके मैग्नीट्यूड का सम कितना है, p के बराबर है। देख रहे हो यहाँ पे क्या है, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम p है और उनको जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी p आ रहा है। तो उनके बीच में एंगल कितना होगा ये पूछा गया है। अगर मान लो हमारे पास एक वेक्टर a ऐसे होता और एक दूसरा वेक्टर b ऐसे होता, और अगर मैं a माइनस बी निकालूं तो क्या होगा, अगर दो वेक्टर एक ही लाइन में है। या इसकी जगह आप इसको एक मिनट ऐसे सोचो, देखो जब दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो रिजल्टेंट आएगा उसको लिए आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, यही फॉर्मूला रहता है ना। दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने पर यही फॉर्मूला लगाते हैं ना। अब इस रिजल्ट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इस पूरे रिजल्ट की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ये कॉस थीटा वाला टर्म क्या हो, जब ये कॉस थीटा वाला टर्म कितना हो जाए, -1। -1 होगा तो माइनस माइनस मिलकर के ये प्लस हो जाएगा ना। अगर मुझे इस पूरे टर्म की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो ये कॉस थीटा -1 होना चाहिए, तब माइनस माइनस मिलके ये पूरा प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ 2ab आ जाएगा। तो जब हमारा p की वैल्यू हमें मैक्सिमम चाहिए तो कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। तो उस टाइम पे ये कितना हो जाएगा, p की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अभी देखो p हमें कितना दिया है, मैक्सिमम दिया है ना, p की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम दी है, मतलब ये वाला केस है। तो इसका मतलब cos थीटा -1 है, अगर cos थीटा -1 है तो थीटा कितना रहा होगा, 180 डिग्री। cos थीटा -1 मतलब थीटा 180 डिग्री। कुछ चमका बच्चों। नेक्स्ट बताओ। 64। हाँ तो जैसे आप ऐसे भी कर सकते हो कि p की वैल्यू a प्लस बी डाल दो, फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, सॉल्व करो तो cos थीटा -1 आ जाएगा। वो एक ही चीज है ना, आप यहाँ पे a प्लस बी डाल के सॉल्व करोगे तो cos थीटा -1 आएगा। बट वो दिख ही रहा है कि -1 डालूंगा तो a प्लस बी हो जाएगा, तो उसी से डाल के कर। फिर नेक्स्ट है हमारा 64। 64 में देखो क्या बोला गया है, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। हाँ हाँ नोट कर लो, ये पीडीएफ डाल दूंगा सिद्धि ना, उस टाइम पे कर लेना है, डाउट सेशन ही है ये, थोड़ी क्लास पर नोट है ये तो। पीडीएफ में चेक कर लेना, जो भी रहेगा उस हिसाब से लिख लेना। 64 में देखो क्या है, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस मेक्स एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद देम and has a magnitude of 40 Newton. The magnitude of these two forces are। 64 में देखो बोला गया, दो फोर्स हैं और उनका जो रिजल्टेंट है वो दोनों के साथ 30 और 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ऐसा कब पॉसिबल है, अगर हमारा एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर ऐसे हो, तो ही आपका जब रिजल्टेंट एक के साथ 30 बनाएगा तो दूसरे के साथ 60 बनाएगा ना।
दोनों वेक्टर के साथ जो एंगल होता है, ये 30 ये 60, अगर दोनों मिला लो तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना। अगर रिजल्टेंट ऐसे जा रहा है, ये 30 है ये 60, तो पूरा एंगल 90 हो जाएगा। तो हमें पता चल गया कि दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 है, और इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है आपको, 40 न्यूटन। हाँ, हमें ये रिजल्टेंट 40 न्यूटन दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर इक्वल टू, जब आप फॉर्मूला लगाओगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा ना, 90 है तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा। आर आपको पता है, ये बात आप सीधे भी लिख सकते हो कि ये अगर 40 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, ये साइड और ये साइड इक्वल होंगे ना। 90 डिग्री है तो रेक्टेंगल बनेगा ना, ये साइड और ये साइड इक्वल होंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 40 आना है। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए और बी को रखने पर 40 बन रहा है। तो इसमें कौन सा हो पाएगा, क्या पहला ऑप्शन डालोगे यहाँ पे ए और बी दोनों को 20 20 तो आएगा ये 40। हाँ, तो सी ऑप्शन देख लो, डालोगे सी ऑप्शन डालोगे तो 20 का स्क्वायर और 20√3 का स्क्वायर सॉल्व होकर के 40 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे पॉसिबल है। समझ आया बच्चों। नेक्स्ट बताओ। 66। 66 देखो, 66 में देखो क्या बोला गया है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी। देखो बोला गया दो वेक्टर है, मान लो एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो बी वेक्टर किधर को होना चाहिए सो दैट कि रिजल्टेंट ए पे परपेंडिकुलर आए। क्वेश्चन में बोला गया ना कि रिजल्टेंट ए पे परपेंडिकुलर है। तो अब ए और बी वेक्टर कैसे होंगे हेड टू टेल ज्वाइन करने पर, सो दैट कि रिजल्टेंट इधर आए। तो इसका मतलब बी ऐसे होना चाहिए ना, यहाँ पे अगर बी ऐसे होगा तभी ए वेक्टर और बी वेक्टर को हेड टू टेल ज्वाइन करोगे तो ये रिजल्टेंट मिलेगा ना। तो आपको बोला गया है कि एंगल बिटवीन ए एंड बी बताना है। अब एंगल बिटवीन ए एंड बी ट्रायंगल में कितना बोलोगे, ये ए है ये बी है, क्या इसको बोलोगे एंगल बिटवीन ए एंड बी? नहीं बोलोगे ना, इसको हेड को आगे बढ़ाओगे और ये बाहर वाले एंगल को बोलोगे ना ये एंगल बिटवीन ए एंड बी है। तो हमारा, अगर हम इसको बाहर बढ़ा देंगे तो ये हमारा एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो इस, अब देखो आपको ये एंगल थीटा निकालना है। आप इसको क्या लिख सकते हो, 180 माइनस थीटा। फिर एक ट्रायंगल में अगर आपको ये वाला एंगल का साइन निकालना है, इस वाले एंगल का अगर साइन निकालना है तो आप क्या लिखोगे, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। ट्रायंगल में कोई भी एंगल का साइन कैसे निकालते हैं, सॉरी साइन नहीं निकालेंगे, कॉस निकालते हैं, क्योंकि हमें ए पता है और बी पता है ना। आंसर हमें ए और बी के टर्म में चाहिए, ए और बी के टर्म में। तो ये वाली साइड तो एडजेसेंट साइड है ना, तो कॉस निकालना पड़ेगा। कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, कॉस निकालोगे तो एडजेसेंट साइड का मैग्नीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज है ना। तो ये कितना आ जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस को इधर कर दो तो थीटा कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस ऑफ ए बाई बी है, डी ऑप्शन आ जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन।
कैसे किया श्रेष्ठ, एक बार अनम्यूट करके बोलो, कैसे फॉर्मूले में डाल के सॉल्व किया? सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ। सर हमें बताया था क्वेश्चन में कि रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, तो फिर वेरी मैंने गुड। पाइथागोरस थ्योरम से क्या किया कि वेक्टर बी इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, और तो तूने आर की वैल्यू डाल दी होगी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ सर, ओके ओके, ठीक है और फिर ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके आ गया। हाँ हाँ, समझो बच्चों, इसने क्या किया है, इसने क्या किया है कि जैसे रिजल्ट का अपना फॉर्मूला होता है अंडर रूट, वेरी गुड श्रेष्ठ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऐसे होता है ना। तो इसने आर की वैल्यू यहाँ से निकाली, अगर इस ट्रायंगल से ये वाला साइड निकालोगे तो कितना आएगा? ये साइड बी है, ये साइड ए है, पाइथागोरस तो हमेशा वैलिड होगा ना। तो पाइथागोरस से आप बोल सकते हो कि ये साइड कितनी है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। दोनों साइड अब स्क्वायरिंग कर दो, cos थीटा निकाल लो। समझ आया बच्चों? नेक्स्ट बताओ। 68। कितना होमवर्क दे दिया था यार मैंने तुम लोगों को, तो बहुत ज्यादती की तुम लोगों के साथ। सेवेंटी देखो, अच्छा 50 से 75 तक दिया था। तो देखो 70 में क्या बोला गया है? अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा नाइंसाफी कर दी थी। तो 70 में देखो क्या है, अ वेक्टर ऑफ लेंथ m is turned through angle beta about its tail, change in the position vector of its head is। देखो ये बोला जा रहा है कि मान लो कोई वेक्टर इधर को था पहले, उसकी लेंथ जो थी वो m थी। मान लो ये वेक्टर जो a है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो m के बराबर है। फिर इस वेक्टर को हमने बीटा एंगल से घुमा दिया, अब बीटा एंगल से घुमा दूंगा तो ये वेक्टर इधर चला जाएगा। अब मान लो ये नया वेक्टर बन जाएगा ना। अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो क्या वेक्टर सेम रहेगा? वेक्टर को घुमा दोगे तो क्या वेक्टर सेम रहेगा? तो अब हमें ये, और अगर आप वेक्टर को घुमा रहे हो तो क्या इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी? अगर इधर लेंथ m थी तो इधर लेंथ कितनी आएगी? लेंथ में क्या चेंज आएगा? नहीं आएगा ना, लेंथ तो उतनी ही रहेगी। तो फिर से आपकी जो नई लेंथ आएगी वो तो m ही रहेगी। आपने बीटा एंगल से घुमाया है, तो आपको पूछा गया है कि इसका जो ये हेड है वो कितना चेंज हो गया अपनी जगह से, ये डिस्टेंस बताना है ना, कितना चेंज हो गया। अब आपको ये जो डिफरेंस बताना है, ये कैसे बताओगे? अगर आप पैरेललोग्राम से सोचो तो ये जो डायगोनल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों वेक्टर का। अगर एक पैरेललोग्राम से सोचे, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दोनों का क्या है बच्चों? ये डिफरेंस है। तो हमें ये लेंथ निकालनी है, मतलब दोनों के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना है ना, दोनों वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड ना। तो आप डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? मान लो ये लेंथ कुछ c मान लेते हैं, तो c की वैल्यू कैसे निकालोगे? ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है m, बी स्क्वायर बी की वैल्यू m है, माइनस 2 a b cos बीटा। उनके बीच का एंगल कितना है? बीटा है ना। डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा।
समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा 2m², यहाँ पे भी आ जाएगा 2m² cos थीटा। 2m² को कॉमन ले लोगे, ये आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा। अब आपको देख लो क्वेश्चन में β/2 हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया गया है, अंडर रूट से बाहर निकालना है। तो आप देखो आपने ये पढ़ा था कि cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय थीटा। और अगर यहाँ पर cos थीटा होगा, यहाँ पे जितना एंगल रहता है उसका आधा यहाँ आता है, तो अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको cos थीटा को इधर ले आऊं, cos थीटा इधर ले आऊं और साइन थीटा को उधर ले जाऊं, तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा। तो जहां पे 1 माइनस cos थीटा है वहां पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हाफ एंगल फॉर्मूला है ना, फिर ये ट्रिग्नोमेट्री लग गया। एक्चुअल में वेक्टर यहीं तक था, अब आगे ट्रिग्नोमेट्री है। तो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूँ नोट कर लो, धीमे धीमे आ जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो, ये 2 रह गया था लिखना ना, यहाँ 2 रहेगा ना, एंगल आधा हो जाएगा, यहाँ 2 रहेगा। तो जहां पे 1 माइनस कॉस थीटा है वहां पे आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा की जगह क्या है, यहाँ पर थीटा की जगह यहाँ पे देखो क्या है, बीटा है ना, तो β/2 लिखोगे। कुछ समझ आ रहा है बच्चों? अब 2 इंटू 2 4 है, अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2 बचेगा ना, m² बाहर आएगा तो m, साइन स्क्वायर β/2 बाहर आएगा तो साइन β/2। तो ये आ जाएगा रिजल्टेंट, जो उनका डिफरेंस है उस कितना गया, ए ऑप्शन हो जाएगा। कुछ चमका बच्चों, क्या क्या कर दिया है? साक्षी अभी बताता हूँ ना, ये आज अभी थोड़ा पढ़ाने वाला हूँ, और तो तब तक नॉर्मली देखो पैरेललोग्राम तो हमेशा लग जाएगा, चाहे डिफरेंस निकालना हो या एडिशन करना हो। ये तेरा डाउट अभी क्लियर हो जाएगा ना, आज क्लियर हो जाएगा, थोड़ा और पढ़ाना है मुझे। 68 68 देखो क्या है, गिवन a प्लस बी प्लस सी इज 0 वेक्टर। देखो इसमें बोल दिया गया कि 3 वेक्टर का सम 0 है। 3 वेक्टर का सम 0 कब होता है? 3 वेक्टर का सम 0 कब होता है बच्चों? जब तीनों वेक्टर मिलके क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना ले, या फिर जो बड़ा वाला वेक्टर है वो बाकी दो छोटे वेक्टर बड़े वाले वेक्टर को कैंसिल कर दें एक लाइन में। दो ही तरह से 0 हो सकता है ना। तो अब आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या है, आगे बोला गया आउट ऑफ 3 वेक्टर्स ए बी सी 2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब उनमें बोल दिया गया कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर इज √2 टाइम्स द आइदर ऑफ द टू हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड। तो ये तो देखो सीधा ही ऑब्वियस हो गया कि मान लो इसमें ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, और सी का मैग्नीट्यूड बोला गया जितना इनका है उसके √2 टाइम है ना। अगर इन दोनों का मान लो मैग्नीट्यूड कुछ एक्स मान लो, तो ये कितना है, √2x। तो अब ये दिख रहा है कि भाई ये तो कौन सा केस हो सकता है, कि अगर एक वेक्टर ए ऐसे हो और बी वेक्टर ऐसे हो, 90 डिग्री पर हो, तो ये वाला रिजल्टेंट जो होगा, ये एक्स है ये भी एक्स है, तो ये √2x आ जाएगा। तो अब आपको देखो क्या पूछा गया है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तीनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा ना, तीसरा वेक्टर हमारा इधर को जा रहा होगा ना कुछ। और एक चीज और ध्यान रखना,
ये 3 वेक्टर का सम 0 करना है ना, 3 वेक्टर का सम 0 कब होगा, ये सॉरी ये गलत डायग्राम बना दिया। ये 3 वेक्टर का सम 0 कब हो पाएगा, जब ये ट्रायंगल बनाए जहां से चले वहीं पहुंच जाए ना। हाँ पैरेललोग्राम ही यूज करो ज्यादा ना। मान लो ये एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, और तीसरा वेक्टर कुछ ऐसे सी है। अगर ये एक्स है ये एक्स है तो ये √2x हो जाएगा ना। तो अब आपको इनके बीच का एंगल बताना है। ये बात समझ आ रही है, जहां से चले वापस वहीं आना है ना, तब ना 0 मिलेगा। a प्लस बी प्लस सी का सम 0 है। तो अब ये एंगल देखो, ए और बी के बीच में कितना एंगल बोलोगे, 90 डिग्री। बी और सी के बीच में कितना एंगल बोलोगे, बी और सी के बीच में क्या ये एंगल बोलोगे बी और सी के बीच का, नहीं बोलेंगे ना भाई, एक का हेड है और एक का टेल है। बी और सी के बीच का, अबे 3 3 एंगल निकालना है श्रेष्ठ, फॉर्मूले से ऊपर उठ। बी और सी के बीच का ये अंदर का एंगल 45 है, तो बाहर का एंगल कितना होगा 135। नहीं ये 45 है, ये 45 है। ये तो सबको समझ आ रहा है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दोनों आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अंदर वाले तो 45 है, तो ये बाहर वाला एंगल 135 है। अब अगर मुझे ए और सी के बीच का एंगल निकालना है तो क्या करूंगा, क्या इसको बोल दूंगा एंगल, ना ये नहीं बोल सकता है, ए को आगे, ये हेड को आगे बढ़ाऊंगा, हेड को आगे बढ़ाऊंगा और इसको बोलूंगा, तो ये कितना आएगा 135। तो देख लो दो एंगल तो 135 आए और एक एंगल 90 आया ना, यहाँ पे आगे बढ़ाऊंगा तो भी 90 आएगा। तो 90 135 135 ये ऑप्शन आ जाएगा। समझ आया बच्चों सभी को। अगला 73। 73 में देखो क्या बोला गया है, 73 में देखो बोला गया है कि एक रेगुलर हेक्सागन है, सेवेंटी टू भी है। अब 73 कर लेंगे फिर 72 करते हैं। देखो आपको ये बोला गया कि ऐसे हमने एक रेगुलर हेक्सागन लिया जिसका हर एक वर्टेक्स को नाम दे दिया गया ए बी सी डी ई एफ, और इसका जो सेंटर आएगा ना, ऐसे जहाँ पे ये सब मिलाने पर कट होंगे यहाँ पे सेंटर आएगा ना, उसको ओ बोला गया है। तो आपको बोला गया है कि अगर मैं ए बी वेक्टर मतलब ये वाला वेक्टर है, फिर ए सी वेक्टर, ए से सबको मिलाना है, फिर ए डी वेक्टर, फिर ए ई वेक्टर, फिर ए एफ वेक्टर का सम करूं तो ये कितना आएगा। तो ये हुआ है किसी से बच्चों, 73 किसी ने किया है,
नहीं हुआ है किसी से भी? ठीक है, तो फिर मैं करता हूँ। देखो, तो आप इसमें कैसे करोगे, ए बी वेक्टर मतलब ये वाला वेक्टर ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर मतलब ये वेक्टर, ए सी वेक्टर मतलब अलग कलर से दिखाता हूँ, ए सी वेक्टर मतलब ये वाला वेक्टर, फिर ए डी वेक्टर मतलब ये वाला वेक्टर, ए ई वेक्टर मतलब ये वाला वेक्टर, और ए एफ वेक्टर मतलब ये वाला वेक्टर। कौन कौन से वेक्टर लेने पहले ये क्लियर है, किनको किनको ऐड करना है? और सबको देखो हमें किसके टर्म में बताना है, ए ओ के टर्म में बताना है ना। ए ओ वेक्टर मतलब ये वाला जो वेक्टर होगा, ए ओ वेक्टर मतलब जो ऐसा वेक्टर आ रहा है, ये ए ओ वेक्टर है। तो अब एक चीज ये बताओ, जो ए ओ वेक्टर होगा, ए ओ वेक्टर और ए डी वेक्टर, वो इनके मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन होगा? हाँ, ये देखते हो ना, ये जो भी ऐसे साइड ये आपने मिलाया है, उसका मिड पॉइंट है ना वो, हर एक ये ऐसे जो डायगोनल मिला रहे हो, इसका मिड पॉइंट है वो, तो मतलब ए ओ वेक्टर जो होगा ए डी का आधा होगा ना। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ए ओ वेक्टर ए डी वेक्टर का आधा है। तो जहां पे भी ए डी वेक्टर है वहां पे आप क्या लिख सकते हो, 2 AO वेक्टर। आपको हर एक को पहले एडी वेक्टर के टर्म में लेके आओ, और फिर एक एडी को आप लिख दोगे एओ, 2 AO। देखो यहाँ पे ऑलरेडी ये एडी वेक्टर तो है ही है, बाकी वेक्टर को अभी आप एडी वेक्टर के टर्म में बनाओ। पहले हम इस पूरे को किसके टर्म में लेके आएंगे, एडी वेक्टर के टर्म में लाएंगे। तो अब एक तो एडी ऑलरेडी है हमारे पास, और देखो कौन कौन से ऐड होकर के एडी वेक्टर बना सकते हैं। देखो यहाँ पर, अगर मैं एसी वेक्टर में सी डी वेक्टर ऐड करूं तो क्या मिलेगा मुझे, एसी वेक्टर में अगर मैं सी डी वेक्टर ऐड करूं तो क्या मिलेगा मुझे, एसी वेक्टर हेड टू टेल ना, एसी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर मुझे मिलेगा ना एडी वेक्टर ना। अगर मैं इधर को सी डी वेक्टर ले लूं तो एसी वेक्टर प्लस सी डी। और क्या ये सी डी वेक्टर और ए एफ वेक्टर सेम होंगे, ये सामने सामने वाले साइड तो सेम ही होंगे ना, सेम मैग्नीट्यूड के सेम डायरेक्शन में। क्या ए एफ और सी डी सेम है? तो जहां पे ए एफ लिखा है वहां पे क्या मैं सी डी लिख सकता हूँ? ए एफ वेक्टर और सी डी वेक्टर सेम है, तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ कि ए एफ वेक्टर की जगह सी डी वेक्टर है, यहाँ पे जहाँ पे ए एफ वेक्टर है वहां पे सी डी वेक्टर लिख दूंगा। तो अब ये दोनों एक साथ कर दो, तो ये हो जाएगा ए बी, सॉरी ए सी वेक्टर, इसको ए सी वेक्टर और ए एफ वेक्टर को एक साथ करो, ए सी वेक्टर प्लस ए एफ ना, बाद में ए एफ को सी डी लिख दूंगा, ए डी तो अपना अलग ही रहेगा, और ए बी वेक्टर को ए ई वेक्टर के साथ कर दें, ए सी वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर, ए एफ वेक्टर को हमने लिख दिया है सी डी वेक्टर, यहाँ पे ये ऑलरेडी ए डी वेक्टर है। ए बी प्लस ए ई का सम देखो, ए बी वेक्टर ये है और ए ई वेक्टर ये है। अगर ये ए बी वेक्टर है तो मैं इसको भी ए बी वेक्टर सोच सकता हूँ ना, ई डी वेक्टर को। ए बी वेक्टर और ई डी वेक्टर तो सेम होंगे ना, तो ए ई वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर ऐड करके ए डी बन जाएगा। हाँ, पैरेललोग्राम से भी सोच सकते हैं या ट्रायंगल से भी सोच सकते हैं ना। ए बी वेक्टर की जगह हम लिख सकते हैं ई डी वेक्टर, ये आमने सामने वाले वेक्टर सेम होंगे ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जहां पर ए बी वेक्टर है और ए बी वेक्टर को हम लिख देते हैं ई डी वेक्टर,
प्लस ए वेक्टर। अब आप देखो सबकी वैल्यू डालो यहाँ पर, ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, हाँ ये ए डी हो गया है, ये ए डी हो गया है। ऐसे यहाँ पर ए ई वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर, वो भी क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। तो ये भी ए डी है, ये भी ए डी है, ये भी ए डी है, तो सब मिलके कितना हो जाएंगे, ए डी ए डी ए डी, टोटल 3 ए डी आ जाएगा ना। और एक ए डी कितने के बराबर है, 2 ए ओ के, तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 6 ए ओ। समझ आया बच्चों क्या क्या किया है? और बताओ बच्चों, और डाउट है? 73 के पहले 72 भी बोला था ना? ठीक है 72 करते हैं ना, लिखने का रहने दो, बाद में पीडीएफ से ये डाउट्स ही है ना, बाद में नोट कर ले। 72 बता देता हूँ अब। ठीक है चले ना आगे, 72। 72 में देखो क्या है, द सिंपल सम ऑफ टू को इनिशियल वेक्टर इज 16 यूनिट। सिंपल सम मतलब बिना डायरेक्शन के, एक मिनट देख लो, हाँ ठीक है। और वेक्टर सम इज 8 यूनिट ना, अगर दो वेक्टर हैं ए और बी, तो उनको जो हम सिंपल सम कर रहे हैं, मतलब केवल उनका मैग्नीट्यूड ऐड कर रहे हैं, तो वो हमें मिल रहा है 16 यूनिट। और जब हम वेक्टर सम कर रहे हैं ना, वेक्टर सम करेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट मिलेगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, वेक्टर सम का रिजल्टेंट जो है वो 8 यूनिट। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर वेक्टर, ऐसा तो अपन ने क्वेश्चन किया था भाई। मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर सेम ही क्वेश्चन है, हम लोगों ने इसमें रिजल्टेंट की वैल्यू 12 दी थी और ये वैल्यू 18 दी थी। सेम क्वेश्चन है, दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और रिजल्टेंट जो है वो स्मॉलर वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। तो मान लो ए वेक्टर छोटा है, तो रिजल्टेंट ए पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और बी ऐसे रहे होंगे ना, ए और बी ऐसे रहेंगे तभी इधर को रिजल्टेंट आएगा। ये मान लो एक्स है तो ये आ जाएगा 16 माइनस एक्स, और ये रिजल्टेंट कितना है, 8 है। अब पाइथागोरस लगा तो एक्स आ जाएगा। हाँ सिंपल सम वो थोड़ा सा गलत लैंग्वेज है, उनको एक्चुअल में बोलना चाहिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 16। कोई इनिशियल से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, उसको पैरेललोग्राम से दिखा दो। ये वेक्टर ए है, आप उसको पैरेलल शिफ्ट तो कर ही सकते हो ना। ये वेक्टर बी है, तो इनका रिजल्टेंट ऐसे है कुछ, पैरेललोग्राम से बन दिखा दो इस चीज को। देखो ये वेक्टर ए है, ये बी है, अब ठीक है कोई इनिशियल वेक्टर है, अगर ये बी है तो इसको भी मैं बी मान सकता हूँ ना, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होगा ना। और ये आर है ना, आर की वैल्यू आपको 8 दी है, इन दोनों का सम 16 है, तो अगर ये एक्स है तो ये 16 माइनस एक्स है। अभी कोई दिक्कत है कोई इनिशियल वाले पॉइंट से? अब मैं डाउट बताते बताते थक गया यार। कब पढ़ाऊंगा मैं अब? 75 लास्ट है, अभी तो इन टेक्स्ट का भी बचा है यार, आज तो बहुत ही डाउट हो गए। चलो आज डाउट ही कराता हूँ फिर।
74, 75, अभी तो बहुत डाउट है भाई, चलो आज डाउट ही करते हैं। 74, 74 क्या है? For three vectors, the magnitude is a minus b minus c, and its direction are given. ठीक है, हमें d का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन चाहिए ना। हाँ, होमवर्क थोड़ा ज्यादा दे दिया। वेक्टर में एक्चुअली पहले 3 क्लास में मिल नहीं पाया था ना, इसलिए चौथी क्लास में ज्यादा मिल गया। तो आपको ये बोला गया है कि 3 वेक्टर हैं, एक वेक्टर इधर को है ए जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, एक वेक्टर इधर को है जिसका मैग्नीट्यूड 4 है, और एक वेक्टर इधर को है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है। और आपको क्या करना है, ए डी निकालने के लिए आपको क्या क्या करना है, ए वेक्टर में बी वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है और फिर सी वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होगा कि आप सबको माइनस वेक्टर को ऐड कर लो। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर ऐड करेंगे, माइनस सी वेक्टर ऐड करेंगे। अगर ए वेक्टर इधर है तो माइनस बी वेक्टर किधर होगा, माइनस बी वेक्टर नीचे हो जाएगा ना। सम्मिलन, उससे फायदा क्या होगा, कॉमन ले सकते हो, वो भी चलेगा, कॉमन ले सकते हो, बाद में माइनस यूज कर लो। और माइनस सी वेक्टर किधर होगा, सी के अपोजिट में, ये माइनस सी वेक्टर हो गया। सिद्धि ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, जो मैं बोल रहा हूँ वो देखो। तो अब ए और माइनस बी को ऐड करो, ए और माइनस बी को कैसे ऐड करोगे, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन कर रहे हैं ना, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। पहले ए वेक्टर कितना है, 1 मैग्नीट्यूड का ए वेक्टर ड्रॉ किया, ए वेक्टर ना, फिर उसके आगे माइनस बी वेक्टर, माइनस बी वेक्टर कितने का है, 4 मैग्नीट्यूड का ना, माइनस बी वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 4। फिर आपको सी वेक्टर ड्रॉ करना है, माइनस सी वेक्टर, माइनस सी वेक्टर कितने मैग्नीट्यूड का है, 2 का है। तो अब आपको डी वेक्टर निकालना है, डी मतलब कौन सा वेक्टर, यहाँ से यहाँ, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, इनको मिला दो। कुछ चमक रहा है बच्चों में क्या बोल रहा हूँ, ये आपका डी वेक्टर हो जाएगा। अब डी कैसे निकालोगे, अगर मैं इसको कंप्लीट कर लूँ ऐसे, अगर मैं ऐसे कंप्लीट कर लूँ तो क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये और ये, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये साइड कितनी आएगी, ये 1 है, ये 2 है, तो ये पूरा कितना आएगा, ये 2 है ना, ये आमने सामने वाला, तो ये पूरा 3 हो जाएगा। ये 4 है तो ये भी 4 है, तो 3 और 4, तो ये 5 आ जाएगा। ये 1 था, ये 2 था, तो ये पूरा आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया। तो 3 और 4 का ये पाइथागोरस से निकालोगे तो 5 आएगा। फिर आप ये अगर एंगल निकालो, मान लो ये एंगल कुछ थीटा है, तो tan थीटा कितना आएगा, tan थीटा अपोजिट वाली साइड ना, अपोजिट वाली साइड अपॉन एडजेसेंट वाली साइड, 4/3। tan थीटा अगर 4/3 है तो थीटा आप बोलोगे 53 डिग्री। और ये किधर को है, इधर को एक्स एक्सिस है ना, इधर एक्स एक्सिस इधर है, एक्स एक्सिस से नीचे को 53 डिग्री पे रिजल्टेंट है। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा सी वाला 5 और 53 डिग्री बिलो पॉजिटिव एक्स एक्सिस ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर है तो उससे नीचे को 53 डिग्री पर।
74 कुछ समझा बच्चों, क्या और समझाऊं? फिर अब अगला करना है 75। देखते हैं। अरेंज द वेक्टर सबट्रैक्शन सो दैट देयर मैग्नीट्यूड आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर if the two vector a and b are acting at angle 60 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 120 डिग्री। अगर हमारे पास दो वेक्टर है, उनके बीच का एंगल दिया है, तो हमें उनके मैग्नीट्यूड को ऑर्डर बताना है कि 60 पे लगेगा तो क्या मैग्नीट्यूड आएगा, 90 पे लगेगा, 180 और 120 पे। पहला ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन में बोला गया 60 डिग्री पे लगेगा, तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस 60 ना, कॉस 60 मतलब 1/2, तो ये कितना आ जाएगा, ये ऑप्शन में ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड। अच्छा सब्ट्रैक्शन करना है, ओके ओके, सब्ट्रैक्शन करना है तो फिर यहाँ पे भाई माइनस हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आ जाएगा ना। अब दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरे ऑप्शन में एंगल कितना बोला गया, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री रखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 90, कॉस 90 तो जीरो होता है ना, तो बस इतना ही बचेगा ना, आगे जीरो हो जाएगा। फिर सी ऑप्शन में 180 है, अब 180 रखोगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 180 कितना होता है, -1 ना। ये तो सब्ट्रैक्शन में जो फॉर्मूले का माइनस है वो लिखा है, और यहाँ पे कॉस थीटा का -1 लिखा है, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी आ जाएगा ना, यहाँ प्लस होगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ना। डी ऑप्शन देखो क्या है, 120 डिग्री। कॉस 120 कितना रहता है, कॉस 120 -1/2 होता है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और एक काम करता हूँ, इसको भी अभी ऐसे ही लिखने देता हूँ अंडर रूट में। अब क्या आप इनको देख के बता सकते हो कि कौन सा इनमें सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। सबसे बड़ा इन चारों ऑप्शन में, इसमें 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 और इसमें कौन सा है, सी वाला सबसे बड़ा है, फिर उससे अगला वाला, सी के बाद कौन है, सी के बाद डी है, डी के बाद बी है, और सबसे छोटा ये ना। तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले सी, सी के बाद डी, डी के बाद बी, फिर बी के बाद ए। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर है क्या क्या हो रहा है। तो फाइनली एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गया। अब इन टेक्स्ट के डाउट बता दो। अभी तो लग रहा है मेरा ही होमवर्क चल रहा है। चलो बच्चों आगे बताओ क्या क्या और है मेरा होमवर्क। क्वेश्चन नंबर इन टेक्स्ट 4 में ना,
9। अच्छा सिद्धि, अभी पूछता हूँ क्या है फिर। ये दो फोर्स है F1 और F2, तो हमें F2 माइनस F1 निकालना है। तो आपको देखो, ये पता है कि आप कॉपी में कैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिखाते हो। इधर को आप ईस्ट दिखाते हो, इधर को नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे दिखाते हो। तो आपको देखो, एक तो बोला गया कि एक फोर्स है जो कि ईस्ट की तरफ लग रहा है ना, एक फोर्स आपका ऐसे लग रहा है, और दूसरा फोर्स नॉर्थ की तरफ लग रहा है। मतलब नॉर्थ इधर हुआ ना, ऊपर को F2, और मैग्नीट्यूड इनके बताए गए हैं 250 न्यूटन और 500 न्यूटन। तो आपको क्या निकालना है, F2 माइनस F1 निकालना है ना। F2 माइनस F1 तो आप कैसे निकाल सकते हो। F2 माइनस F1 के लिए आप पैरेललोग्राम बनाओ। F1 इधर है, F2 इधर है ना, इनको लेकर के पैरेललोग्राम बना लो। अब F2 माइनस F1 किधर होगा, F2 माइनस F1 ये वाला होगा ना डायगोनल। F2 माइनस F1 ये वाला होगा ना। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये अगर आपका 250 है और ये है आपका 500, तो ये वाला साइड कितना आएगा। ये मान लो कुछ पाइथागोरस से निकाल लोगे ना। पाइथागोरस से निकालोगे तो 250 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 250 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 250√5। और डायरेक्शन किधर को बोलोगे। देखो कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना होता है तो आप कैसे करते हो। कोई भी वेक्टर है आपके पास, मान लो कोई वेक्टर इधर है, पूछा जाए इसका डायरेक्शन बताओ, तो आप कैसे बताते हो, उसके टेल पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना दोगे ना, उसके टेल पर। और फिर आप देख लोगे कि ये एंगल वगैरह कितना है और उस हिसाब से बता दो। मान लो ये थीटा आया, ये हमारा ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो हम इसको क्या बताएंगे, थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। याद है सबको, थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अगर कोई वेक्टर मान लो इधर को है, ऐसे है, पूछा जाए इसका डायरेक्शन बताओ, तो आप क्या करोगे, उसके टेल पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना दो, और फिर आप एंगल देख लोगे और उस हिसाब से बता दोगे फिर कि ये किधर को है। तो यहाँ पे भी हमें इस वेक्टर का डायरेक्शन बताना है, तो आप क्या करोगे, इसके यहाँ पे टेल पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना दोगे ना, और ये एंगल निकाल लोगे। ये एंगल कितना है, ये अगर 250 है और ये 500 है, तो tan थीटा निकालोगे तो कितना आएगा। वन बाई टू आएगा ना। तो आपका एक तरह से ये tan थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, और डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है ना, तो आप बोलोगे इसका डायरेक्शन क्या है, थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, और थीटा मतलब कितना, tan−1/2। सेकेंड का ये लिखा ना यहाँ पर। देखो आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें 1/2 यूज नहीं हुआ है, 2 यूज हुआ है, तो मतलब उसने कौन सा लिखा है, उसने ये वाला थीटा नहीं निकाला है, ये वाला थीटा निकाला है। ये मान लो फाइव है, उसने 1/2 नहीं निकाला है, 2 निकाला है, तो tan5 कितना आएगा। सॉरी, एक मिनट रुको,
देखो अगर आपका ये वाला एंगल निकालोगे tan फाई, हाँ तो tan फाई आएगा 500/250, 2 आएगा ना। इसके आप फाई के अपोजिट वाली ये साइड है ना, और ये एडजेसेंट वाली साइड है, तो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ये अगर फाई है तो ये भी फाई आएगा ना। हाँ, तो ये आपको फाई आ जाएगा ना, ऑल्टरनेट एंगल। तो इसका मतलब आपको ये वाला एंगल दिया है फाई। अगर आप फाई के टर्म में बोलोगे तो इसको क्या बोलोगे, 5 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। और फाई कितना है, tan−1/2। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ए ऑप्शन हो जाएगा ना। समझो ना, वेक्टर आपका इधर जा रहा है, आपको अब एंगल निकालना था, आप चाहे ये निकाल लो या ये निकाल लो, और फिर उसके अकॉर्डिंग बता दो। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने निकाला। ठीक है, हो गया होमवर्क खत्म फाइनली। अबे ओम, अभी एक और लगा दिया तुमने डाउट। ओम को बहुत मजा आ रहा है। ये पहला वाला तो दिया ही नहीं था ओम। पहला वाला तो मैंने दिया ही नहीं था, तो अब नहीं करना है मुझे वो। हाँ भंसाली जी। अब अरे यार, ये मानसी आ गई, अब एक बोल रही है, तो पहले ही बोला था वैसे। अरे यार, कितने डाउट पूछोगे तुम लोग। एक देखो, वेक्टर ए इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 60 डिग्री अबव द एक्स एक्सिस। देखो आप ऐसे बना लो, सबको एक्सिस बना लिया हमने। सिक्सटी नाइन में क्या दिक्कत है, अभी रुक जाइए, अब देख लेने दे, फिर देखता हूँ। वेक्टर ए 2 सेंटीमीटर लंबा है और 60 डिग्री अबव एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसे जा रहा होगा ना, एक्स एक्सिस से ऊपर को 60 डिग्री पर 2 सेंटीमीटर है। ये हमारा वेक्टर ए है। और क्या बोला गया है, वेक्टर बी इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 60 डिग्री बिलो एक्स एक्सिस इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। और वेक्टर बी नीचे को है, वो भी 2 सेंटीमीटर का है, और वो नीचे को 60 डिग्री है। तो ए और बी का जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर को जाएगा। अब ये बताओ बच्चों, अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो कहाँ से जाता है, किसकी तरफ इंक्लाइन होगा, दोनों से इक्वल एंगल पर होगा ना। तो अगर ये वेक्टर ए है तो ये बी है, तो दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो इनके बीच से जो रिजल्टेंट जाएगा मतलब वो किधर से जाएगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ना। मानसी समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। कुछ ऐसा पढ़ा है कि अगर एक वेक्टर ज्यादा मैग्नीट्यूड का, एक कम मैग्नीट्यूड का, तो रिजल्टेंट जो होगा ज्यादा वाले की तरफ इंक्लाइन रहता है, और दोनों इक्वल हो गए तो अब बीच से जाएगा वो। और उसका मैग्नीट्यूड कितना बोलोगे, दो वेक्टर हैं ए और बी, मैग्नीट्यूड कितना बोलेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, और उनके बीच का एंगल पता है। ए और बी के बीच का एंगल कितना लेंगे, ए और बी के बीच का एंगल कितना लेंगे,
120 डिग्री। तो यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 120। तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 2 सेंटीमीटर अलोंग एक्स एक्सिस ना, बी ऑप्शन आ जाएगा। मानसी समझ आया? अब किसकी जिंदगी में दिक्कत चल रही थी? ओम। सिक्सटी 69 पे ऑप्शन में ऑप्शन सही नहीं है ऐसा बोल रहे हो? आंसर भी आ रहा है। इसमें क्या बोला गया? एक वेक्टर 3 है, एक है 4, और उनका आंसर है √37। तो एंगल बताना है। ऑप्शन नहीं आ रहा है? अच्छा, करेक्ट है, सब आ रहा है। देखते हैं 69 में देखो क्या है। एक्सरसाइज 1 का 69 ना। तो इसमें बोला गया एक वेक्टर है 3 का, एक वेक्टर है 4 का, तो उनका रिजल्टेंट है √37। तो थीटा निकालना है। फॉर्मूले में डाल देते हैं R इक्वल टू R की वैल्यू √37, A की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, B का मतलब 16, 2ab cos थीटा। थक गए यार, अब लिखने का मन ही नहीं कर रहा है। पूरा होमवर्क करा दिया तुम लोगों ने। तो ये कितना हो जाएगा? दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो आ जाएगा 37 इक्वल टू, ये कितना आएगा 9 और 16 25 प्लस 3 इंटू 4 12 इंटू 2 24 कॉस थीटा। अब इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? 37 में से 25 जाएगा तो 12 बचेगा ना। इसको अब नीचे ले आओगे तो 12/24। इसको हिंदी में कैसे बोलते हैं? 12/24। बटे पता है तुम लोग को? 12/24। 12/24 कितना आएगा? 1/2। तो अगर cos थीटा 1/2 आया तो थीटा कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। अरे मालिक 120 डिग्री कैसे होना चाहिए? ओम, अब इस पे थोड़ा प्रकाश डालो। ओम अनम्यूट करके थोड़ा प्रकाश डालो, ज्ञान का क्या बोलना चाह रहे हो तुम? अगर एक वेक्टर का हेड और एक वेक्टर का टेल कोइंसाइड होता है तब हम बाहर का एंगल देखते हैं। यहाँ तो थीटा ही है ना, दो वेक्टर के बीच का एंगल। यहाँ थोड़ी तुझे आगे निकालना है। सर हाँ 180 बोलो। माइनस थीटा होगा ना एंगल फिर? क्या क्या? 180 माइनस थीटा होगा ना सर? 180 माइनस थीटा होगा एंगल। 180 माइनस थीटा होगा? ऐसा क्यों? तू ये बताइए, फॉर्मूले में थीटा क्या होता है? जो एडिशन वाले फॉर्मूले में यहाँ थीटा रहता है, वो थीटा क्या बताता है? एंगल बिटवीन वेक्टर्स। और एंगल बिटवीन वेक्टर पूछा गया है क्वेश्चन। तो थीटा निकाल के बता दिया। तू ए और माइनस बी के बीच का एंगल निकाल रहा है। ए वेक्टर अगर ये है ना, और बी वेक्टर ये है, और इनके बीच का एंगल थीटा होगा, तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल क्या होगा? 180 माइनस थीटा। तुझे किसके बीच का पूछा गया है? ए और बी के बीच का पूछा गया है ना। ओम, बता किसके बीच का पूछा गया है? ए और बी के बीच का ना। तो यही वाला बताएंगे ना। ठीक है बच्चों, तो फाइनली अब लग रहा है कि मेरा होमवर्क कंप्लीट हो चुका है।
और अब मैं आगे चल सकता हूँ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ाने के लिए। और भंसाली अपना मैसेज टाइप करके रखा हुआ है, जैसे सब्ट्रैक्शन की बात होती है तुरंत पेस्ट करके इंटर कर देता है, कुछ और इधर उधर की बात हो ही नहीं पाया तब तक। तो भंसाली अब हम लोग शुरू कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में हमने देखो क्या क्या देख लिया कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है अरे सिद्धि पहले उसको समझाऊंगा, जब वो समझ जाएगा तभी तो वो खुश होगा, तभी तो लेगा अगले बार मुझे रोल में। समझाना ही मेरा ऑडिशन है। तो अब मुझे देखो ए और प्लस बी नहीं करना है ना, मुझे क्या करना है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी करने के लिए मैं क्या कर लूंगा, और ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा है ना। तो अब समरन 101 बार में समझेगा थोड़ी वो यार, एक बार में समझ जाएगा। तुम लोग यार भंसाली को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। और बी को हम लोग रिवर्स कर लेंगे ना, ए माइनस बी निकालना है तो हम लोग ए प्लस माइनस बी निकालेंगे। अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा होता है ना, अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा होगा तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, इसको रिवर्स कर दो, ये होगा ना ए और माइनस बी के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा। तो फिर हमने सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूले में ये सब डाला तो हमारा मतलब एडिशन वाले फॉर्मूले में डाला तो ये फॉर्मूला बन के आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा है। ये सब्ट्रैक्शन के लिए फॉर्मूला आ गया था। बस थीटा को 180 माइनस थीटा डाल दिया था तो ये हो गया था। एडिशन ही यूज किया है ना। और जब सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा ना, मान लो ये हमारा ए वेक्टर है, ये माइनस बी वेक्टर है, तो ये हमारा ए माइनस बी वेक्टर आया। तो ये एंगल कितना बना रहा है, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा ओवर ए माइनस बी कॉस थीटा ना, बस नीचे माइनस आ जाता है क्योंकि cos 180 माइनस थीटा माइनस थीटा होता है ना, sin 180 माइनस थीटा साइन थीटा रहता है। तो डिराइव किया था तो उससे ये आ गया था। तो भंसाली एक तो अपन को ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर दो वेक्टर हैं उनके बीच का एंगल है, थीटा ध्यान रखना है ए और बी के बीच का एंगल है ना, थीटा ए और बी के बीच का एंगल है। तो सब्ट्रैक्शन का ये फॉर्मूला आएगा और ये एंगल निकालने का फॉर्मूला आएगा। तो अपन को एक तो ये फॉर्मूला एकदम गांठ बांध लेना है। फिर उसके बाद इसको हमने डायग्राम में देखा कि अगर एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो ये वाला जो पैरेललोग्राम में डायगोनल होता है वो हमें एडिशन ऑफ वेक्टर बताता है, और ये वाला जो डायगोनल होगा वो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बताता है। ठीक है क्रिस, ये वाला जो डायगोनल होता था वो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ये तो नहीं समझाने की जरूरत है ना, समझ आ गया था ना, ये ए माइनस बी होगा। फिर हमने देखा कि भाई अगर हमने ये दोनों हेड को मिलाने वाला जो डायगोनल है, अगर उसके डायगोनल का हेड ए की तरफ बनाया तो वो ए माइनस बी होगा। अगर हमने इस डायगोनल का हेड बी की तरफ बनाया होता वो बी माइनस ए हो जाता। तो फिर मैंने एक और डायग्राम बना लिया था। तो यहाँ पर ये हमारा बी माइनस ए। फिर मैंने सोचा कि यार सिद्धि बार बार परेशान होगी कि कब पैरेललोग्राम बनाऊं कब ट्रायंगल बनाऊं। तो
दोनों काम एक साथ कर लिया जाए। जरूरी नहीं कि हर बार आपको पैरेललोग्राम बनाना ही पड़े ना। अगर मैं ये डॉटेड लाइन ना बनाऊं, केवल इतना सोचूं कि अगर मैंने दोनों के टेल टेल कोइंसाइड करके ड्रॉ कर लिए, तो ये हेड को मिलाने वाली लाइन क्या दिखा रहा होगा? अगर कभी भी दोनों वेक्टर के आपने टेल टेल कोइंसाइड करते हुए ड्रॉ कर दिए ट्रायंगल में, तो दोनों के हेड को मिलाने वाली लाइन जो होगी वो उनका सब्ट्रैक्शन बता रही होगी ना। अगर मैं सब्ट्रैक्शन को ट्रायंगल में दिखाऊं तो कैसे दिखाऊंगा? केवल इतना डायग्राम बना दूंगा ना, ये और ये वाला पार्ट ना, बाकी नहीं दिखाऊंगा। तो अगर मैंने ए बनाया और बी बनाया, तो अगर मैंने ये दोनों को हेड को मिला दिया, तो ये क्या दिखा रहा है? ए माइनस बी। समझ आ रहा है बच्चों? अगर हमने ट्रायंगल में ए माइनस बी निकालना है तो कैसे दिखाते हैं? दोनों के टेल टेल कोइंसाइड कर देते हैं और फिर हेड को ज्वाइन कर देंगे। अब अगर हमने फाइनल जो हेड है उसको ए के साइड रखा है तो वो ए माइनस बी है, और अगर ऐसे दिखाया तो वो बी माइनस है। तो कई बार हम लोग ऐसे ट्रायंगल भी यूज करते हैं ना ए माइनस बी को दिखाने के लिए। वेरी गुड क्रिस। अगर ए प्लस बी को उल्टा करोगे तो वो माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। क्या बात है, वेरी गुड, वाह वाह। तो ट्रायंगल में सब लोग समझ गए हो? तो अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि कैसे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को हम लोग ट्रायंगल में दिखाते हैं। पैरेललोग्राम में कैसे दिखाते हैं वो लिख लिया था ना, हाउ टू ड्रॉ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इन ट्रायंगल। तो आप क्या करोगे? पहला काम क्या करना रहेगा? दोनों वेक्टर को ऐसे ड्रॉ करो कि उनके टेल कोइंसाइड हो रहे हो। दूसरा स्टेप, दोनों जो फ्री हेड आएंगे उनको ज्वाइन कर दो। वाइसा वर्षा में फील नहीं आती समरन यार, इसलिए मैंने लिख दिया पूरा। तो अब ये पूरा नोट कर लो। अब इसको थोड़ा अप्लाई कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन में।
तो कई बार हमें देखो क्वेश्चन में ऐसी जरूरत पड़ेगी कि वो ट्रायंगल बने रहेंगे, उसी में निकालना रहेगा कुछ, तो हम लोग डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन करते हैं, सपोज हमारे पास एक ऐसे डायग्राम गिवन है, तो ये क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, सपोज आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है, दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, और उनको उनके हेड को ज्वाइन करने वाली लाइन दिखा दी गई। अभी ये हटा देता हूँ। आपको ए का और बी का मैग्नीट्यूड बताया गया कि इक्वल है और ए और बी परपेंडिकुलर है, तो हमें बताना है ए वेक्टर और थ्राइस ऑफ ए माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। ऐसे बी और ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी के बीच का एंगल। क्वेश्चन नोट करो फिर ये ट्राई करो। तो जिन्होंने भी 45 पहले बताया है उनका सही है ना। पहला आंसर 45 होगा, दूसरा 135। अब देख लेते हैं ये कैसे होगा। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर इनके बीच का एंगल थीटा है, अगर मैं ए वेक्टर में कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर दूं तो ए मान लो बड़ा हो गया, बी अब भी उतना ही बड़ा है, तो क्या इनके बीच का एंगल ये, अगर मैं ए को बड़ा कर दूं तो क्या इनके बीच का एंगल चेंज हो जाएगा ना, एंगल चेंज नहीं करेगा। तो इसका मतलब कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई करने से
एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मतलब जब मैंने यहाँ पे लिखा 3 या 2, तो करना है ए और a माइनस बी के बीच का एंगल निकालना है। अब एक ट्रायंगल में मैं a और a माइनस बी को कैसे दिखाऊंगा? अगर दोनों के टेल टेल ऐसे ड्रॉ हुआ हो तो a माइनस बी कैसे दिखाऊंगा? ठीक है बच्चों। अब अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है और दोनों साइड इक्वल है, तो ये एंगल कितने आएंगे? अंदर के ये दोनों एंगल कितने कितने होंगे? अंदर वाले एंगल 45 45। हमें पता है कि ये 90 है, ये 45 होगा, ये 45 होगा। आवाज नहीं क्लियर आ रही क्या बाकी बच्चों? बैकग्राउंड में आवाज सुनाई दे रही है क्या कुछ? एक मिनट। हेलो हेलो, लैग चेक 1 2 3। हेलो हेलो, अभी सही हो गया? ऑनलाइन क्लास में जब भी ना नेट की दिक्कत लगे तो थोड़ी देर तो कुछ मत करो, फिर पूछो अभी सही हो गया, तो सही हो जाता है, क्योंकि अपन कर ही क्या सकते हैं। तो बच्चों यार थोड़ी दिक्कत चल रही है, कल भी नेटवर्क में, कल भी बच्चे बोल रहे थे कि दिक्कत आ रही, लैग हो रहा है। नहीं नहीं, हो गया, मैंने साथ साथ में ही कर लिया। तो देखो, हमने ये समझ लिया कि ए और थ्राइस ऑफ ए माइनस बी के बीच में एंगल निकालना है, तो हम ए और ए माइनस बी के बीच में एंगल निकालेंगे। ये देखो, ए वेक्टर है, ये वेक्टर है, ए माइनस बी भी एक वेक्टर है ना। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं ये इन दोनों के बीच का एंगल है? ए और ए माइनस बी के बीच का एंगल है ये, क्या हम बोल सकते हैं? अभी दोनों के हेड कौन साइड हो रहे हैं? बोल सकते हैं, क्योंकि एंगल बिटवीन दो वेक्टर की डेफिनेशन क्या रहती थी? एंगल बिटवीन दो वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती थी? हेड ऑफ टू वेक्टर और टेल ऑफ टू वेक्टर कौन साइड होने चाहिए? या तो हेड हेड तक एक जगह हो या टेल टेल एक जगह हो, तो उनके बीच का ये जो एंगल होगा इसको बोलेंगे दो वेक्टर के बीच का एंगल। तो पहला पार्ट तो में इस फिगर से मिल जाएगा, क्योंकि दोनों के हेड हेड कौन साइड हो रहे हैं, तो पहले पार्ट का आंसर तो यही आ जाएगा। अब दूसरे पार्ट का देखो, दूसरे पार्ट में ये बी वेक्टर है और ये ए माइनस बी वेक्टर है। तो अभी क्या हो रहा है, एक का हेड और कौन साइड हो रहा है ना, हेड कौन साइड होगा, तो हम क्या करेंगे, हेड को आगे बढ़ा देंगे और इसको बोलेंगे ये इन दोनों के बीच का एंगल। फिर से लैग होने लगा। ठीक है, फिर थोड़ी देर कुछ नहीं करते हैं, फिर से देखते हैं। अभी सही हुआ क्या बच्चों? वेरी गुड, ये एकदम सही तरीका है।
तो अब दिख रहा है कि एक एंगल 45 आया और एक एंगल 135 आया ना। हाँ सही। ईट 5 स्टार एंड डू नथिंग। अरे श्रावणी कितना दिमाग लगाती है भाई, बहुत पैसा पैसा करती है श्रावणी तो। ये पक्का ये दीघे किस में, जैन में आते हैं क्या? मराठी में? अच्छा, मुझे लगा जैन तो बहुत ज्यादा पैसे पैसे करते हैं भाई। तुम लोग विजयम सर को मत बोल देना ये बात, विजयम सर को छोड़ के बाकी की बता रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, ये लेकिन मेरे इस लॉजिक से विजयम सर भी फुल एग्री है। तुम बोल भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, विजय सर खुद इस बात से एग्री है कि नहीं जैन लोग पैसे पैसे ज्यादा करते हैं। मैंने उनको कई जगह ये चीज प्रूव करके दिखाई है। फाइनली मेरे इस लॉजिक से एग्री है पूरी तरह से। किसका बर्थडे है आज? क्या बात करो, आज उनका बर्थडे है क्या? अरे यार मुझे तो पता ही नहीं था। यार कोचिंग खुली रहती तो आज तो पार्टी होती, आज तो पिज्जा खिलाते थे सर सबको। अरे यार ये तो बहुत लॉस हो गया, तुम लोग ज्यादा होगा। हाँ बस अब इस क्वेश्चन के बाद छोड़ ही दे रहा हूँ यार, अब आज कुछ बचा पढ़ाने के लिए रह नहीं गया, अगला टॉपिक शुरू करना है उसमें टाइम लगेगा। तो हाँ नेट गया था मेरा, अभी फिर से कनेक्ट हुआ है ये। अभी होमवर्क दो बार सोचूंगा, सही बात है। कल चिरू आया क्लास के? आवाज नहीं आ रही है? आज तो नेटवर्क वाले भी नहीं चाह रहे हैं कि और आगे पढ़ा जाए। गिटार बज रही है? चलो म्यूजिक आता नहीं है, गाना वाना तो इसी बहाने नॉर्मल वॉइस भी गाने के फॉर्म में पहुंच रही है तुम लोग के पास। तो बच्चों अब आज के लिए तो इतना ही करते हैं। और जैसा कि समरन ने बोला कि आज होमवर्क नहीं दूंगा। थैंक यू श्रावणी, थैंक यू वेरी मच। तो अब आज की क्लास क्लोज की जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर स्टार्ट करेंगे। टेस्ट का तुम लोग को अभी बताना रह गया है, नोटिस डलवाता हूँ आज मैं ना, टेस्ट के लिए किस बैच का क्या रहेगा टेस्ट, वो नोटिस डलवा देता हूँ। ठीक है बच्चों, फिर क्लोज करते हैं, बाय बाय।